फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल रहा है कि आज मैं आप लोगों को ईवीएस जो है जुलाई सीटेट 2023 का मैं पढ़ाऊंगी। और इस बार जो है आपका सीटेट में जो जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट में पेडागोजी और कंटेंट दोनों आते हैं। आज मैं दोनों मिक्स लाई हूँ। आप लोगों जो है ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं मालूम है आप लोग उसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग दोबारा उसे देख सकें। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुडुग कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? आपको बताना है कि कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल का भाषा है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी झारखंड। आपको बताना है कि जो कुडुक है वो कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। आपका जो एनसीईआरटी का बुक है प्राथमिक स्तर का, आप लोगों का उसमें दिया गया है कुडुक भाषा और कहाँ की बोलचाल भाषा है ये आपको बताना है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड जो है आपका वहाँ पे कुडुक भाषा बोला जाता है और वहाँ की ये बोलचाल की भाषा है। और आपका जैसे यहाँ पे मिज़ोरम दिया गया है तो मिज़ोरम में जो है चेराव डांस किया जाता है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा पूर्वोत्तर राज्य है और मिज़ोरम भी हमारा और असम भी, ये तीनों जो हैं पूर्वोत्तर राज्य हैं। और असम में आपका माजुली द्वीप बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा नदी पे, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। आपको बताना है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी जो पालन है प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि क्या है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जुलाई से सितंबर, ऑप्शन बी अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन सी जनवरी से मार्च, ऑप्शन डी अप्रैल से जून। आपको बताना है कि आपका जो बिहार के लोग जो हैं मधुमक्खी पालन जो प्रारंभ सबसे जो है अच्छी अवधि कब मानी जाती है। आपका यहाँ मंथ दिया गया है, आपको बताना है किस मंथ से लेके किस मंथ तक मधुमक्खी पालन किया जाता है। और आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर जो है आपका बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छी अवधि मानी जाती है। और आपका एनसीईआरटी में भी जो है ये क्वेश्चन लिखा गया है और बिहार के लोग जो है मधुमक्खी पालन की जो अच्छी अवधि है वो अक्टूबर से दिसंबर तक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। आपको बताना है कि वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया है। आपको बताया कि वेलक्रो का जो है आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे 4 दिए गए हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है आइजैक आसिमोवा, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेस्टर और आपका ग्रेगोर मेंडल। आपका यहाँ मेंडल है या फिर जॉर्ज मेस्ट्रल है या फिर रोनाल्ड है या फिर
आपका आइजैक आसिमोव है। आपको बताना है कि वेल्क्रो का जो है कौन बनाया है, वेल्क्रो का जो आविष्कार कौन किया है। आप लोग को मैं बता दे रही हूँ, जो वेल्क्रो होता है, जैसे आप लोगों का पर्स हुआ और सैंडल हुआ, जूता हुआ, वो चिपकाने का आता है और उसको चिपकाने के बाद उसको अलग करने पे चरसी आवाज़ आती है, उसी को वेल्क्रो कहते हैं। और जो वेल्क्रो का जो है आपका जो प्रकृति पेड़ा लेके वेल्क्रो को बनाए थे वो है आपका जॉर्ज मेस्ट्रल, ऑप्शन सी। जॉर्ज मेस्ट्रल जो है आपका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि आप लोगों को मेंडल हैं, जो मेंडल हैं वो मटर पे प्रयोग किए थे और जो रोनाल्ड रॉस हैं वो मलेरिया के बारे में बताए थे। और जो मलेरिया की दवाई है वो है आपका सिरकोना का छाल जो है कुनेन से बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है। आपको बताना है कि कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका जम्मू और कश्मीर। और आपका जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय जो है ये आपका पूर्वोत्तर राज्य हैं। और आपका जो ऑप्शन डी है वो है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। और यहाँ पे लद्दाख को भी बनाया गया था, यूटी। और आपका जो इंडिया में जो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है। आपको बताना है कि हमारे देश में नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, ओडिशा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कि हमारे देश के नीचे जो है दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है। ओडिशा में, असम में, बिहार में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा जो आपका है पूरे भारत का जो है 51% बॉक्साइट प्राप्त करता है। और जो एल्युमिनियम है वो बॉक्साइट का जो है, एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनता है। आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम से ये क्वेश्चन जरूर सीटेट पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। आपको बताना है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पे उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित है। 5 बिंदु पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 6 बिंदु पर, ऑप्शन सी 7 बिंदु पर, ऑप्शन डी 8 बिंदु पे। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका 6 बिंदु, ऑप्शन बी जो है आपका 6 बिंदु। ऐसे ही आपका 6 बिंदु जो है डॉट बना होता है और उभरा हुआ कागज रहता है, जिसके उभरे हुए के कारण जो दृष्टि बाधित जो व्यक्ति होता है वो लिखता है और उससे पढ़ता है और वो उसे छू छू के अपने हाथों के सहारे और उसे अनुभव करके वो पढ़ता है। वो 6 बिंदु पे आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। आपको बताना है कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों का सही क्रम में दिया गया है। आपका यहाँ 5 चरण दिए गए हैं। ऑप्शन ए, मृदा को खोदकर नरम बनाना। ऑप्शन बी, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। ऑप्शन सी, बीज बोना। ऑप्शन डी, खरपतवार हटाना। ऑप्शन जो है ई, प्याज को उखाड़कर निकालना। आपको बताना है यहाँ पे कि प्याज का जो है उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं और आपका इन जो है कई कार्य दिए गए हैं जिसमें से इन चरणों का सही क्रम में आपको बताना है। आपका यहाँ ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया गया है जिसमें अलग अलग तरीके से वो कूट जो है बैठा के आपका है। आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है जो आपका राइट है। सबसे पहले आप मृदा को खोदकर नरम बनाएंगे, फिर उसके बाद बीज बोएंगे, फिर उसके बाद खरपतवार को हटाएंगे, फिर उसके बाद आपका जो ऑप्शन ई है प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे। सबसे लास्ट में जो है बी, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। सबसे पहले आप मृदा को जो है खोद कर नरम बनाएंगे, फिर बीज बोएंगे, फिर उसके बाद खरपतवार हटाएंगे और उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे और लास्ट में प्याज के ऊपर की जो सूखी पत्तियां होती हैं उन्हें काट के हटाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। आपको बताना है कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए, शिलोंग। ऑप्शन बी, दार्जिलिंग। ऑप्शन सी, शिमला। ऑप्शन डी, लेह। आपको बताना है कि जो सबसे ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है। वो हमारे देश का है और सबसे ऊंचा और सूखा और समतल पे है। आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे 4 है। शिलांग जो है मेघालय का, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, हिमाचल प्रदेश का शिमला है या फिर लेह लद्दाख। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख जो है आपका यहाँ पे सबसे ठंडा जो है वहाँ पे उसे हम ठंडा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं और वो बहुत जो है यह क्षेत्र जो है ऊंचा, सूखा और समतल भी है। ये हमारे देश का एक स्थान है। शिलांग के पठार पे जो आपका सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक वर्षा होता है शिलांग के पठार पे 1000 सेंटीमीटर जो है आपका वर्षा होता है। और दार्जिलिंग की जो चाय है उसे जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए। आपको यहाँ उन्हें चुनिए जिसमें भीतर बीज होते हैं। आपको बताना नीचे दिए गए जो कुछ फल और सब्जी हैं उनमें से चुनना है आपको कि जिसमें बीज होते हैं। आपको यहाँ करेला, खीरा, चीकू, भिंडी,
प्याज, नाशपाती, टमाटर, आलू। आपको इन सब जो है फल और सब्जियों में से बताना है कि किसमें बीज होते हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। और ऑप्शन सी है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। ऑप्शन डी है आपका करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू। आपको बताना है यहाँ पे कि आपका कौन सा जो फल और सब्जी है जिसमें बीज पाया जाता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जो प्याज है और जो आलू है, आपका प्याज और आलू में जो है बीज नहीं पाया जाता है। और आपका जो ऑप्शन ए है वहाँ पे भी आपका प्याज है, और ऑप्शन जो बी है वहाँ पे आपका आलू है, और आपका जो ऑप्शन डी है वहाँ पे भी आलू है। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। इन सब में जो है आपका बीज पाया जाता है, और जो प्याज और आलू होता है उसमें बीज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे एक जानवर के बारे में बताया गया है। नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है? नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों के शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे दिन जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। आपको यहाँ एक जो है एनिमल है उसके बारे में जो उसकी पूरी विशेषता बताई गई है कि जो वो है 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक के सोता है, और उसका जो जंतु की जो आयु है वो 40 वर्ष है, और वो पूरे जो अपनी लाइफ में सिर्फ 8 वृक्षों पे ही घूम के रह जाता है। आपको बताना है कि वो कौन सा एनिमल है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए चिंपैंजी, ऑप्शन बी लंगूर, ऑप्शन सी पांडा, ऑप्शन डी स्लॉथ। आपको बताना है कि आपका कौन सा एनिमल है जो 17 घंटे उल्टे लटक के सोता है पेड़ से, और उसके बाद उसकी जो आयु है वो 40 वर्ष है, और अपने पूरे जीवन काल में वो 8 पेड़ों पे घूम कर ही रह जाता है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी स्लॉथ। स्लॉथ आपका जो है राइट आंसर है। स्लॉथ जो है अपना एक पेड़ पे 5 साल रहता है। जब तक उसकी सारी पत्तियां खा नहीं लेता है वो दूसरी पेड़ पे नहीं जाता है। और जो स्लॉथ होता है वो हफ्ते में एक बार वृक्ष से नीचे उतरता है शौच के लिए, और बाकी टाइम जो है वो उसी वृक्ष पे ही रहता है। और उसी वृक्ष पे जो है 17 घंटे जो है वो 17 से 18 घंटे वो वृक्ष को उल्टा लटक के सोता है पकड़ के उसकी डाली को, और उसका जो है आयु जो है 40 वर्ष है, और 8 पेड़ों पे ही रह जाता है क्योंकि एक पेड़ पे वो 5 साल तक रहता है, और जब तक उसकी पत्ती खा नहीं लेता है पूरी वो दूसरे पेड़ पे नहीं जाता है। और आपका सिर्फ हफ्ते में एक बार जो है उस वृक्ष से नीचे उतरता है शौच के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। आपको बताना है कि हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति है। आप लोग को मालूम है कि पृथ्वी जो हमारी है वो ग्लोब की भांति है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी की पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। आपको बताना है कि कौन से देश के जो है हम
किस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े होते हैं, वह देश कौन सा है? आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है देश, उसके हम जो है सापेक्ष में उल्टे खड़े होते हैं। जैसे ये आपका ग्लोब हो गया, यहाँ अर्जेंटीना हो गया, तो यहाँ भारत है, तो उसके हम जो हैं उल्टे खड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों को और पीड़कनाशियों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका यह व्यवहार उसके खेत की मृदा को क्या कर देती है या क्या बना देती है, आपको बताना है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। अपने खेतों से अधिक उपजाऊ जो है उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिक में प्रयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या कर देता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, ऑप्शन बी अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, ऑप्शन सी जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, ऑप्शन डी अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। कोई जो है खेत है उसमें हम खेती किसी एक ही जो है फसल का कर रहे हैं, वो जो है उर्वरक और जो पीड़ा अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा बार बार एक ही फसल उगा रहे हैं, तो इससे जो है आपको बताना है कि उसका जो है यह व्यवहार खेतों की मृदा को क्या करेगा। आपका 4 ऑप्शन है। खेत का जो है केवल धान के लिए उपयोगी बन जाएगा, या फिर अन्य फसल के लिए भी उपयोगी हो जाएगा, या और जुताई बुआई के लिए दोनों के लिए उपयोगी बन जाएगा, या फिर अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। आप किसी भी खेत में बार बार एक ही फसल बनाएंगे तो वो जो भूमि बंजर हो जाती है, वहाँ आप किसी भी फसल को नहीं उगा पाएंगे। इसलिए जब भी खेती करना चाहिए तो अलग अलग फसल बोनी चाहिए, एक ही फसल लगातार नहीं बोना चाहिए, जिससे जो मिट्टी होती है उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है और कोई फसल आप नहीं उगा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत कर रहा है? आपको बताना है कि जो ईवीएस के पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ, ऑप्शन बी परिवार और दोस्त मित्र, भोजन, पानी और यात्रा, ऑप्शन सी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ, ऑप्शन डी काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। जैसा कि पूरी जो एनसीईआरटी की बुक होती है वो जो है आपका जो ईवीएस का 6 थीम है उसी पे पूरा बेस्ड होता है, और आपका जितने भी आपके चैप्टर बने होते हैं उसी से रिलेटेड बने होते हैं। आपको बताना है कि वो 6 थीम है उनमें से 4 थीम जो है कौन से ऑप्शन को जो प्रस्तुत कर रहा है। आपका 4 ऑप्शन है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, परिवार, दोस्त, मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। आपका यहाँ जो 4 थीम है ये आपका राइट है, और आपका यहाँ पे जानवर, पौधे ये जो हैं वो थीम के उप थीम हैं। आपका जो 6 थीम होता है
एनसीएफ ने 6 थीम दिया है। आपका पहला जो थीम है परिवार एवं दोस्त है, फिर आपका भोजन है, फिर पानी है, आवास है, यात्रा है और आपका जो छठवां थीम्स है थिंग्स वी मेक एंड डू है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? आपको बताना है कि जो विद्यार्थियों को है पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसके जो है अच्छे तरीके क्या हैं। ऑप्शन ए, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। ऑप्शन बी, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना। ऑप्शन डी, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। आपका यहाँ कोड दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा जो है सही है। ए और बी सही है या फिर ए और डी सही है या फिर ए बी डी सही है या फिर ए सी और डी सही है। आपको बताना है कि शिक्षार्थियों के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक विद्यार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के काम के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका जो है लास्ट वाला ऑप्शन डी, ए सी और डी। आपका जो राइट आंसर है वो है ए सी और डी, क्योंकि बी जो है आपका एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। आप जो है बच्चे का खाने का, बैठने का और जो है ये सब तरीके जो हैं आप उसको नहीं करेंगे। आपका राइट आंसर जो है एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करेंगे और उसके बाद आपका ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना और ऑप्शन डी जो है एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, सी और डी तीनों सही है। आपका जो ऑप्शन बी है, क्योंकि इसमें आपका बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए और डी है, क्योंकि ऑप्शन में सी भी राइट है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। ऑप्शन ए, ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन बी, ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। ऑप्शन सी, ईवीएस का पाठ्यक्रम किताब और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। ऑप्शन डी, ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का एकीकरण है। आपको बताना है कि जो ईवीएस है वो किसका जो है एकीकरण है। आपका यहाँ ऑप्शन ए है सामाजिक विज्ञान पर्यावरण को प्रस्तुत किया गया है, या फिर ऑप्शन बी, ईवीएस पाठ्यक्रम का जो सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। ऑप्शन सी, यहाँ पे ईवीएस का पाठ्यक्रम किताब और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। ऑप्शन डी, ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट है। ईवीएस का जो है पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उसके बाद आपका पर्यावरण शिक्षा का
एकीकरण है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। जो पर्यावरण होता है उसमें सामाजिक विज्ञान भी होता है, पर्यावरण भी होता है और विज्ञान भी होता है, इसलिए तीनों चीज़ का जो है पर्यावरण शिक्षा का जो है एकीकरण है। और आपका जो कक्षा 1 और 2 में होता है ईवीएस नहीं चलता है, उनकी जो है अलग से किताब ईवीएस की नहीं बनी हुई है, 3 से ईवीएस चलता है। और आपका जो कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की जो अलग से बुक नहीं है, तो कक्षा 1 और 2 के जो छात्रों को मैथ और भाषा से ही हम ईवीएस का ज्ञान देते हैं और उसी के थ्रू हम ईवीएस पढ़ाते हैं उन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। आपको बताना है कि एक ईवीएस शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकास की जा सकती है। आपका यहाँ 4 है ऑप्शन ए परिकल्पना बनाना, ऑप्शन बी समालोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग अभिलेखन और सुनने का कौशल, और ऑप्शन डी पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट है। ऑप्शन सी आपका राइट है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग अभिलेख और सुनने के कौशल को, क्योंकि यहाँ पे शिक्षार्थी जो हैं ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थी को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों का सर्वेक्षण करने को कहता है। तो वो जब सर्वेक्षण करेगा तो रिकॉर्डिंग करेगा और सुनने का कौशल जो है उसका विकास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। आपको बताना है कि चेराव नाच जो है वो कहाँ के लोग करते हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मिजोरम। आपको राइट आंसर बताना है कि चेराव जो है नाच कहाँ के लोग करते हैं, मणिपुर, मेघालय, झारखंड या फिर मिजोरम। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी मिजोरम जो है आपका राइट है। चेराव नाच जो है मिजोरम के लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। आपको बताना है कि रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है। ऑप्शन ए विलुप्त हो रहे जीव, ऑप्शन बी सुभेद जीव, ऑप्शन सी आपत्तिग्रस्त जीव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपको बताना है कि रेड डाटा बुक में कौन सम्मिलित है। और आपका जो रेड डाटा बुक जो है आपका IUCN जो है जारी करता है, और IUCN का जो है हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए विलुप्त हो रहे जीव। रेड डाटा बुक में जो है विलुप्त हो रहे जीव को सम्मिलित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। आपको बताना है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए सूर्य पक्षी, शक्करखोर, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी वारवेट बसंत गौरी, ऑप्शन डी भारतीय रॉबिन कलचिड़ी। आपको बताना है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। आपका ऑप्शन 4 है सूर्य पक्षी, शक्करखोरा, कौवा, वारवेट बसंत गौरी और भारतीय रॉबिन्स कलचिड़। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सूर्य पक्षी। सनबर्ड जो होता है वो आपका लटकता हुआ घोंसला बनाता है। छोटे से पेड़ या झाड़ी पे भी वो अपना घोंसला बना लेता है।
जिसे हम शक्करखोरा कहते हैं। और आपका जो ऑप्शन बी है कौवा, कौवा जो है ये सबसे चालाक पक्षी होता है। ये पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। और जो कौवा है वो कबूतर के अंडे को भी सेता है। चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। आपको बताना है कि वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत कौन सी है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी ओजोन मंडल। आपका यहाँ 4 मंडल दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वायुमंडल की सबसे जो है निचली परत कौन सी है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है आपका सबसे निचली परत है। और आपका यहाँ पे समताप मंडल है और उसके बाद आपका आयन मंडल है, ओजोन मंडल है। आपका ओजोन मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। और आपका जो समताप मंडल है, समताप मंडल में जो है वायुयान जो है, विमान जो है वो सारे जो हैं इसी में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं होता है। और आपका जो क्षोभ मंडल है इसे हम परिवर्तन मंडल और हम संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बादल रहता है और कभी भी वर्षा जो है आंधी तूफान आ सकता है, इसलिए हम इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। और जो ये परिवर्तन मंडल है यहाँ पे बिजली का चमकना, बादल का बनना, ओला आदि जो है घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। चलिए आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 20 नंबर का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग के पास जो भी स्टडी ग्रुप हो उसमें आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।